के साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। बीजेपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने सड़क पर नमाज पर रोक लगाने की मांग की है। नीरज बबलू ने वरात्र में मीट बिक्री पर बैन की मांग का समर्थन किया है। नीरज बबलू के बयान पर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। यूपी, दिल्ली और हरियाणा होते हुए मीट और नमाज की सियासत बिहार तक पहुंच गई है। बीजेपी नेता और बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक लगाने की मांग की है और नवरात्र में मीट पर बैन की मांग का समर्थन किया है। इसलिए जहां नमाज का जगह है वहां नमाज पढ़े, मदरसा में जाके नमाज पढ़ाइए, मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, और उससे ज्यादा जगह की कमी है ना तो कब्रिस्तान में जगह बनाइए, वहां बहुत लंबा लंबा घेर कर रखे हैं, वहां नमाज पढ़वाइए। जब भी नवरात्रा होता है तो हिंदू समाज के लोग नॉनवेज से परहेज करते हैं, मटन, मछली, चिकन नहीं खाते हैं। अगर उनका डिमांड है कि ये बंद हो, क्योंकि देख करके भी लोगों को परेशानी होती है, पूजा पाठ में दिक्कत समझ में आता है, तो अगर लोग डिमांड करते हैं तो निश्चित रूप से इस पर विचार होना चाहिए, और अगर बैन करना पड़े तो हम इसके समर्थन में बैन कर देना चाहिए। बीजेपी कोटे के मंत्री की ओर से दिए गए सड़क पर नमाज और मीट बैन के बयान ने बिहार की सियासत का पारा भी चढ़ा दिया है। और क्या बबलू जी बिहार वासी को आश्वस्त करेंगे कि नवरात्रा में गिरिराज सिंह आप बचोल मीट नहीं खाएंगे? कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने नीरज कुमार बबलू के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं का बस यही काम रह गया है। कौन मंदिरों में जाएंगे, कौन मस्जिदों में जाएंगे, ये भी वही तय करेंगे। ये देश में अपने नियम कानून संविधान से चलेगा कि किसी के। वहीं नवरात्र में मीट पर बैन और सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक की मांग वाले नीरज कुमार बबलू के बयान से जेडीयू के नेता सहमत नहीं दिख रहे हैं। नवरात्र में तो बलि चढ़ाने की परंपरा रही, और बिहार में जुमे की नमाज भी सड़क पर पढ़ी जाती है, तो माँ दुर्गा का पंडाल भी सड़क पर लगता है। चुनावी साल है, इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में हर उस वर्ग और जाति पर दांव लगाया जा रहा है जो चुनाव में वोट दिला सके, चाहे वक्फ के संशोधन के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में शामिल होना पड़े, इंशाअल्लाह बोलना पड़े, या फिर मीट पर बैन और सड़क पर नमाज पर रोक की मांग करनी पड़े। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार सहरसा के जिस मंदिर में गए थे उसे कुछ युवकों ने गंगा जल से धो दिया, और इन लोगों का ये कहना है कि कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का आरोप हटा नहीं है। ऐसे व्यक्ति के प्रवेश से मंदिर अपवित्र हो गया था। मंदिर को धोते लोगों की इस तस्वीर को देखिए। गंगा जल से धोकर इस मंदिर को पवित्र किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या किसी दलित या मुसलमान के मंदिर जाने के बाद मंदिर को गंगा जल से धोया जा रहा है? तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत है, क्योंकि शायद ये पहला मामला है जब किसी दलित नहीं बल्कि सवर्ण व्यक्ति के मंदिर में जाने के बाद उसे गंगा जल से धोया गया है। सुनकर हैरानी हुई होगी और मन में सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर वो व्यक्ति कौन है जिसके जाने से मंदिर अपवित्र हो गया, और क्यों? तो आखिर उसे भी समझिए। अब ये दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। ये एक दिन पहले की है, महज एक दिन पहले कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार अपनी यात्रा के दौरान सहरसा के वनगांव में बने दुर्गा मंदिर में गए थे। अब कुछ युवाओं का कहना है कि कन्हैया पर देशद्रोह का आरोप है और अभी तक वो आरोप मुक्त नहीं है। ऐसे व्यक्ति के आने से मंदिर अपवित्र हो गया है। गंगा जल से मंदिर को धोने के मामले ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। इन्होंने मंदिर को अपना बपौती समझ लिया और मंदिर का जागीर और ठेकेदार हो गए। अब ये मंदिर में उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा जो लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। बाकी सभी लोगों को ये अछूत घोषित कर चुके हैं। कांग्रेस और आरजेडी के नेता बीजेपी पर निशाना साधते हुए इसे छोटी सोच बता रहे हैं। एजेंडे की राजनीति सेट कर रहे हैं। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी एजेंडे की राजनीति के तहत समाज का ध्रुवीकरण करना चाहती है, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। और इस तरह के वातावरण का निर्माण देश और राज्य के हित में नहीं है। तो दूसरी ओर बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का कहना है कि इंसान का कर्म सब कुछ कराता है। जाते हैं। आखिर कन्हैया कुमार जी ने ऐसे कौन से कर्म कर दिए
कि वो मंदिर गए तो लोगों को मंदिर धोना पड़ा। ये कन्हैया कुमार जी को सोचना चाहिए, अच्छे कर्म कीजिए। ऐसे कार्यों का हम कतई समर्थन नहीं करते, लेकिन कन्हैया कुमार पर लगे जिन आरोपों का जिक्र हुआ है, जिन बातों को कहा गया है, आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में आप तो बस नमाज और मीट पर रोक की डिमांड के बाद मंदिर धोने की इन तस्वीरों को देखकर सियासी माहौल का आनंद लेते रहिए। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से अनुभव और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 17वें बीपीएससी पीटी परीक्षा के मामले में बड़ी खबर है, जहां आज पटना हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। तो बता दें कि रिजल्ट भी सामने आ चुका, लेकिन इस रिजल्ट को लेकर के और पेपर लीक को लेकर के लगातार सवाल उठाए जाते रहे। याचिका दायर की गई और बता दें कि 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा के मामले में आज बड़ा दिन है, क्योंकि आज पटना हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। 13 दिसंबर को पूरे बिहार में 917 केंद्र पर परीक्षा ली गई थी और पटना में एक सेंटर पर धांधली का आरोप लगा। हालांकि वहां से फिर एग्जाम किया गया। बापू सेंटर पर धांधली के बाद परीक्षा रद्द की गई थी। तो आज पटना हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। हालांकि लगातार इस मामले को लेकर के बीपीएससी भी स्पष्ट कर चुका कि जहां गड़बड़ी हुई थी एक सेंटर पर, उसको हमने दुरुस्त किया, ठीक किया और पूरा एग्जाम रद्द नहीं करने का फैसला बीपीएससी की तरफ से लिया गया और आज इस मामले में पटना हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। और रमजान में सौगाते मोदी किट हर तरफ मिठास घोल रहा है। बीजेपी ने अल्पसंख्यकों को सौगाते मोदी अभियान की शुरुआत कर दी है। मोदी का गिफ्ट पाकर मुस्लिम समाज की खुशी का ठिकाना नहीं है। सभी मोदी को दुआ दे रहे हैं। साड़ी, लुंगी, कुर्ता, पैजामा, ड्राई फ्रूट, सेवैयां, शक्कर, खजूर, ये तस्वीरें हैं पटना हाई कोर्ट के पास दरगाह की, जहां सौगाते मोदी कार्यक्रम के तहत गरीब मुसलमानों को किट दिया जा रहा है। किट के ऊपर पीएम मोदी की तस्वीर लगी है। सौगाते मोदी किट पाकर मुस्लिमों की खुशी का ठिकाना नहीं। पीएम मोदी ने रमजान की मिठास बढ़ा दी है। खासकर महिलाएं ये किट पाकर पीएम मोदी को दुआएं दे रही है। बढ़िया है, कितना खुश है, बहुत खुश है। देश है मोदी जी तो बहुत खुश न रहेंगे। इतना दे रहा है झोला में तो और खुश है, और गरीब को और कुछ मदद करेगा तो बहुत खुश रहेंगे। मोदी सरकार के शुक्रिया मनाते हैं हम लोग, बहुत बधाई देते हैं कि गरीब मुसलमान को पर नजर उठा के ताक रहा है। हमारे नमाज भी अच्छा से होगा, हमारे रोजा भी अच्छा से हो गया। रमजान के मौके पर बीजेपी ने सौगाते मोदी अभियान की शुरुआत कर दी। सौगाते मोदी कार्यक्रम के तहत तोहफे दिए जा रहे हैं। देश भर में चलाए जा रहे इस कार्यक्रम के जरिए 32 लाख मुसलमान को किट दिए जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों के लिए पीएम मोदी के इस पहल का पूर्णिया में भी मुसलमान खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। मुसलमान इसे गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बता रहे हैं। शुक्रिया है उनका। प्रधानमंत्री जी अगर ईद पर इस तरह का गंगा जमुना तहजीब का एक ख्याल रखा है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ईदी देने बहुत अच्छा घोषणा है। हम लोग अगर वो दिल से देते हैं तो हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। और मुसलमान के बिना हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बिना मुसलमान नहीं है। हम लोग एक जमुना गंगा जमुना तहजीब के तरह शुरू से रहते आए हैं। ये तो बहुत अच्छा प्रयास है उनका और अच्छी बात है। कोई किट इस तरह का ईदी अगर दिए है, ईद का किट दिए है तो ये बहुत स्वागत योग्य बात है। उसके लिए वो एक किट बना हुआ है, जो जरूरत के सामान उनको दिया जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है और इसके लिए हम शुक्रिया करते हैं। धन्यवाद। अल्पसंख्यकों के लिए सौगाते मोदी अभियान की हर तरफ तारीफ हो रही है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के 32,000 कार्यकर्ता देश की 32,000 मस्जिद में जरूरतमंदों को ये किट पहुंचा रहे हैं। सौगाते मोदी किट में कपड़े और खाने पीने का सामान है। अल्पसंख्यकों के लिए पीएम मोदी की ये बड़ी पहल मानी जा रही है। हालांकि विपक्ष इसमें भी सियासत ढूंढ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवेश नारायण और पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का समापन हो गया। पहले यह सत्र 28 मार्च तक चलने वाला था, लेकिन ईद के पर्व को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही को एक दिन कम कर दिया गया।
बजट सत्र के दौरान कई मुद्दों पर विवाद और विरोध भी देखने को मिला, तो सदन के अंदर नीतीश राबड़ी और सम्राट तेजस्वी के बीच नोकझोंक भी जोरदार देखने को मिली। अरे ये बेचारी 28 फरवरी से शुरू हुआ बिहार विधानमंडल का बजट सत्र तकरीबन 1 महीने तक चला। इस दौरान कुछ बड़े और अहम बिल भी सरकार ने सदन में पेश किए, पर सदन में सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच तीखी नोकझोंक, सम्राट चौधरी और तेजस्वी यादव के बीच जोरदार बहस भी सत्र में देखने को मिला। विधानसभा और विधान परिषद में विरोध के सुर लगातार तेज थे। खासकर वक्त संशोधन बिल को लेकर विपक्ष ने इस बिल के खिलाफ कड़ा विरोध जताया, तो 65% आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की। शुरुआत से लेकर सत्र के आखिरी दिन कई मुद्दों पर हंगामा जरूर हुआ। सबसे पहले सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट के लिए कई बड़े और अहम फैसले लिए, जिनमें नए एयरपोर्ट्स, आधुनिक बस स्टैंड, पिंक टॉयलेट, नए हाईवे का निर्माण, महिला, किसान, उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र पर विशेष फोकस किया गया। इसके साथ ही बजट सत्र में बिहार सरकार ने कई अहम बिल भी पेश किए। कुल मिलाकर चुनावी साल वाले बिहार में बजट सत्र हंगामेदार तो रहा ही, विकास से जुड़ी कई अहम घोषणाएं भी की गईं, पर कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने भी दिखा। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो गया है। बजट सत्र काफी लंबा रहा और इस दौरान सत्ता पक्ष और विरोधी दलों में काफी तू-तू मैं भी हुई। सत्र समाप्त होने के बाद भी ये तल्खी दिखी। एनडीए ने विपक्ष पर हमला बोला तो विपक्ष ने एनडीए पर पलटवार किया। देखो गार्जियन भी आ गया। अपने प्रश्न उठाए, सरकार ने जवाब दिया और सरकार इस वित्तीय बजट में 3,17,000 करोड़ का बजट पेश करके बिहार के उन्नति के लिए कैसे हम आगे बढ़े इसकी पूरी कल्पना के साथ आए। प्रतिपक्ष पूरे विधानसभा को लगता है गंभीरता से लेते नहीं है, विधानसभा को, जनता को ही गंभीरता से नहीं लेते हैं, क्योंकि जो हालत है नेता प्रतिपक्ष की, न विधानसभा में न विधान परिषद में, विपक्ष भी सत्ता पक्ष का एक अंग होता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को कहीं भी विधानसभा में देखा नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी को अब कोई मुद्दा है नहीं, उन्हें हर चीज में राजनीति लगती है। अब बिहार की जनता जो चुनाव आ रहा है, इन लोगों को हिसाब किताब करेगी। बजट सत्र बढ़िया रहा, काफी टकराव भी देखने को मिला सत्ताधारी दल विरोधी दल। हाँ, वो तो बट नेचुरल है। सत्ताधारी दल सत्ता में है और विपक्ष विपक्ष में है, तो राज्य के मुद्दों को लेकर के मतभेद होना और अपनी बात उठाना अपोजिशन का कर्तव्य है। सत्ताधारी पार्टी के लोग भी गंभीर नहीं दिखे और ऐसा लगा कि जो गलत काम हो रहा है उसको बचाने के लिए ही बहुमत का प्रयोग किया जा रहा था। जितने इश्यूज उठाए गए, यदि जनहित में है तो सबको साथ आना चाहिए था। देखिए, बिहार जब तक इस मानसिकता से नहीं उभरेगा, जो अपराधी रहा है, भ्रष्टाचारी रहा है, जाति के जहर के लहर के कहर से बिहार में नरसंहार, अपराध, हत्या, लूट, बलात्कार और खुल करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। ऐसे मानसिकता के लोगों की सम्मान की बात करके बिहार के जनता के प्रति अपनी जिम्मेवारी को नजरअंदाज कर रहे। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। घुसपैठ और अवैध अप्रवास रोकने के मकसद से लाया गया इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 गुरुवार को लोकसभा में पास हो गया। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। घुसपैठ और अवैध अप्रवास रोकने के मकसद से लाया गया इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल
2025 गुरुवार को लोकसभा में पास हो गया। घुसपैठ को रोकने के लिए बड़ी पहल की गई है। गुरुवार को लोकसभा में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 पास हो चुका है। बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा, रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो, अगर भारत को नुकसान पहुंचाने की मानसिकता के साथ आते हैं तो उनके साथ बड़ी ही कठोरता के साथ पेश आया जाएगा। अगर कोई योगदान देने के लिए आता है तो उसका स्वागत है। जो देश को विकसित करने के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए आते हैं, R&D के लिए आते हैं, वो सबका मैं स्वागत करता हूं। और सुरक्षा को जो खतरे में डालेंगे उन पर हमारी कड़ी नजर भी होगी, निगरानी भी। इस बिल में बिना वैध दस्तावेज के भारत आने वालों के लिए 5 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। हमारे देश की सीमा में कौन आता है, कब आता है, कितनी अवधि तक आता है और किस उद्देश्य तक आता है, ये जानने का अधिकार इस देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 लोकसभा में 11 मार्च को पेश किया गया था, जो चर्चा के बाद लोकसभा से पास हो गया। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 के कानून बनने के बाद कानून खत्म हो जाएंगे, जिनमें फॉरेनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1940 और इमिग्रेशन एक्ट 2000 शामिल हैं। अब इन सबको एक तरह से इसी में शामिल कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं, जबकि बाकी पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यक सुरक्षित ही नहीं है। आपको बता दें कि लोकसभा में अप्रवासन और विदेशी विधेयक पर शाह जवाब दे रहे थे और इस दौरान उन्होंने ये कहा कि भारत का शरणार्थियों के प्रति एक इतिहास रहा है। आपको बता दें कि पर्शिया से आक्रांताओं ने पारसियों को भगा दिया और पारसी दुनिया में कहीं नहीं गए, भारत आए और आज देश में वो सुरक्षित है। जब इजराइल से यहूदी भागे तो भारत आकर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पड़ोसी देशों के 6 उत्पीड़ित समुदाय के लोगों को भी सीए के माध्यम से देश में शरण देने का काम बीजेपी कर रही है। भारत से बाहर गए जियो कल्चर देश है, भू सांस्कृतिक देश, हम जियो पॉलिटिकल देश नहीं है। हमारी सीमाएं हमारी संस्कृति ने बनाई है और कई देशों तक इसको विस्तृत करने का काम हमारे पुरखों ने किया। और भारत का शरणार्थियों के प्रति एक इतिहास रहा है। पर्सिया से आक्रांताओं ने भगा दिया, पारसी दुनिया में कहीं नहीं गए, भारत में आए और आज सुरक्षित रहे। दुनिया की सबसे माइनॉरिटी अगर कोई विश्व में सम्मान के साथ रहती है कोई देश में तो मेरे भारत में रहती। इजराइल से भी यहूदी भागे तो भारत में आकर रहे और अभी मोदी जी के कालखंड में भी आसपास के देशों से 6 प्रताड़ित समुदायों के नागरिक को भी सीएए के कर शरण देने का काम भारतीय जनता पार्टी। भारत ने सदा ही मानवता के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। इसमें हमें कभी कोई कानून की जरूरत नहीं पड़ी। हमारी ये परंपरा है, संस्कृति, इन्होंने ही हमें वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र भी सिखाया, संस्कार भी दिया। और मान्यवर, दुनिया भर में सभी देशों में भारत से बाहर गए हुए प्रवासी और भारत से आए हुए प्रवासी, इनके दुनिया को समृद्ध करने के जो कंट्रीब्यूशन करने का जो रिकॉर्ड है, शायद ही कोई देश का होगा। मान्यवर, हेन सांग आए, हर्षवर्धन के शासनकाल में आए, बौद्ध धर्म। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि इस देश में देश विरोधी ताकतें, उग्रवादियों और आतंकवादियों के लिए कोई जगह नहीं। कोई भी अगर हिंसा फैलाना चाहेगा तो उसको दोनों आंखों के बीच में गोली मार दिया जाएगा। जी ने थोड़ा कम बोला, इसलिए कि पूरे देश के अंदर जिस तरह से देश विरोधी ताकत और जिस तरह से इंडी गठबंधन के लोग जो भारत तेरे टुकड़े होंगे उनका समर्थन करते हैं,
और गृह मंत्री जी ने स्पष्ट यह भी कहा है कि उग्रवादी को हम दोनों आंख के बीच गोली मारेंगे, यहां पर गोली लगेगा। इस देश के विरोध में जो उग्रवादी देश विरोधी ताकत इस देश के अंदर हिंसा फैलाना चाहेगा, उसको दोनों आंख के बीच ही गोली मारा जाएगा। इसीलिए गलती से भी भारत के अंदर देश विरोधी ताकत, उग्रवादी, आतंकवाद अब सपना में भी भारत का बुरा नहीं सोचे, नहीं तो उनका इंतजाम ऊपर के पास होगा, नीचे अब उसका कोई उपाय नहीं है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस में बड़ी पहल हुई है। बिहार प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की गठन को किया गया है। बिहार प्रभारी कृष्णा लवरू ने गठित की है स्क्रीनिंग कमेटी। तो स्क्रीनिंग कमेटी जिला और प्रखंड अध्यक्षों का करेगी चयन और फेरबदल। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार बनाए गए हैं स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष। आपको बता दें कि शकील अहमद खान, मदन मोहन झा, देवेंद्र यादव, शहनवाज आलम और सुशील कुमार पासी बनाए गए हैं इसके सदस्य। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां चुनाव को लेकर के कांग्रेस की ये बड़ी पहल की गई है। अब चुनाव से पहले कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी का कांग्रेस ने गठन कर दिया गया है और कृष्णा लवरू ने गठित की है इस कमेटी को। महागठबंधन में तेजस्वी यादव के सीएम चेहरे पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर न्यूज 18 ने बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम से खास बातचीत की है। हमने उनसे ये भी जानने की कोशिश की कि कांग्रेस कितने सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी। नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश जी, एक बड़ी चुनौती मिली है। अभी आपके गठबंधन में बातें तो सब हो रही है कि भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन नेतृत्व को लेकर कई तरह की बातें आ रही हैं। आपके पुराने प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि तेजस्वी जी होंगे, आपके कुछ विधायक कर रहे हैं कि नहीं, लवरू जी ने कहा है कि वो बाद में तय होगा। क्या है ये, इस तरह की बातें क्यों उठ रही है? इस बात का सबसे बड़ा उत्तर ये है कि हमारे राहुल गांधी आदरणीय नेता ने 1 बाय 1 करके सभी से जो है विचार लिए और विचार के तत्पश्चात मंथन के बाद हम लोग जो कई बार हम कह रहे हैं कि मीडिया में इस तरह के कंफ्यूजन था कि लगता है कि गठबंधन या इंडिया गठबंधन बिखर गया। कुछ साथी हमारे जो है 2024 के चुनाव के बाद कुछ साथी हमारे इंडिया गठबंधन के इधर उधर हुए और साल का वो समय फिर से आ गया है। न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट 2025 एक साथ लेकर आ रहा है उन सबसे बड़े नामों को जो भारत के भविष्य को देंगे आकार। 8 से 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में इसका हिस्सा बनने का मौका बिल्कुल भी आप ना गवाएं। कोड स्कैन जरूर करें और अपने पासेस को हासिल करें।